हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों के बीच कौटिल्य कैरियर एकेडमी की तरफ से हम सचिन प्रकाश आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हैं। और आज की इस सेशन में हम चैप्टर 1 क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो गद्य खंड है उसका क्वेश्चन आंसर है उसको कवर करने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर 1 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्वेश्चन आंसर को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं, बिना देरी किए ही अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक इम्पोर्टेंट सूचना आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जितने भी विद्यार्थी हैं जो 12th क्लास में हैं उनका सेशन बहुत जल्द ही हिंदी का शुरू होने वाला है। इसलिए जो भी विद्यार्थी पीछे हैं उनको ये क्लास अटेंड करना है तो जल्दी से उनके साथ उनके पास ये जो ग्रुप सेशन का जो लिंक है उसको शेयर कर दें ताकि वे जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलते हैं, बिना देरी किए ही बिना बकवास किए ही आज सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का जो स्वरूप है वो क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आप शुरू से अंत तक आपने यही देखा था कि विडंबना ये जाति प्रथा को लेकर के की गई है। यानी आधुनिक युग में जाति प्रथा की पोषकों की कमी नहीं है। यानी लेखक का मानना है कि आजकल के आधुनिक जमाने में भी, आधुनिक युग में भी जातिवाद का समर्थक करने वाले लोगों की कमी नहीं है। और लेखक इसी प्रकार के रवैये को विडंबना कहा है। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज, और इसका स्वरूप यह है कि आज का जो सभ्य समाज है कार्य कुशलता को लेकर के श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी उनका मत है, उनका मानना है कि कोई व्यक्ति अपने कार्य में दक्षता तभी प्राप्त कर सकता है जब वह उस अपने धर्म, अपने जाति के अनुकूल उस कार्य को करता है। ठीक है, चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, ऐसा वो बताते हैं। ठीक है, और इसलिए वे जाति प्रथा में कोई भी बुराई नहीं देखते हैं। समझे विद्यार्थियों? तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। यानी उनके हिसाब से जाति प्रथा समाज में जो समर्थन करते हैं वो लेखक के हिसाब से विडंबना है। और विडंबना का स्वरूप यह है कि जो भी व्यक्ति जाति प्रथा का समर्थन करता है उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति कार्य में कुशलता तभी प्राप्त कर सकता है जो अपने धर्म, अपने जाति, अपनी जो परिवेश है उसके आधार पर वो कार्य को चुनता है, जबकि ये सही नहीं है। लेकिन वो जिन चीज़ों का बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसमें वो अच्छाई जो होता है उसको दिखाने का प्रयास जरूर करते हैं। और उनका दूसरा मानना ये भी है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही रूप है। ठीक है, और इसलिए उसमें उनको कोई बुराई नहीं दिखती है। दूसरा क्वेश्चन है कि जाति प्रथा की पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जाति प्रथा के जो समर्थक है, जो पोषक है, यानी उसको पालने वाले हैं, वो इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो विद्यार्थियों, जातिवाद के पोषक जो जातिवाद को मानते हैं उनका तर्क यह है कि उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। उसकी उपयोगिता यानी वो क्या है, हमारे जीवन में जातिवाद क्या है, जाति क्या है, उसको सिद्ध करना चाहते हैं। तो इसके 5 मतलब की पार्ट है, जिसको 4 पार्ट है, इसको अलग अलग हम बताते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला में उनका मानना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जो पहले क्वेश्चन में आपने समझ लिया है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही रूप है और इसीलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। यानी आप समझ चुके होंगे कि श्रम विभाजन को जाति प्रथा का ही रूप माना जाता है। और उनका ये भी मानना है कि श्रम विभाजन कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है, क्योंकि कार्य में अगर कोई दक्षता प्राप्त कर सकता है तो वो उस जाति से संबंधित होगा, तभी उसको उसमें दक्षता होगी। लेकिन ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये किसान का बेटा हमेशा कृषि के कार्य में ही संलग्न रहे और उसको इस चीज़ में रुचि हो, ये तो जरूरी नहीं है। लेकिन हमारी जाति प्रथा है उस तरफ इशारा करता है।
आज एक ब्राह्मण का कोई लड़का है, वो पूजा पाठ में रुचि नहीं रखता है, तो फिर उसके आधार से तो जाति प्रथा गलत साबित होती है। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे तरफ। माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार यानी गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कोई भी बच्चा अपने जब माँ के गर्भ में होता है तो उसके माता पिता का जो जाति है उसी जाति के आधार पर इसका भी क्या हो जाता है, गर्भधारण और उसकी जाति और उसके पेशा का निर्धारण हो जाता है कि ये फलाने का बच्चा है तो ये जिस जाति का है वो आगे चलकर इसी काम को करने वाला है, तो ये भी गलत है। तो इस चैप्टर के हिसाब से मतलब जातिवाद जो है ना वो ये सारी चीज़ें अपने जातिवाद के जाति पोषक के पक्ष में ये उत्तर देते हैं। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, भले ही वो पेशा अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त ही क्यों ना हो, भले ही उसे भूखे मरने की नौबत तक क्यों ना आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही होगा। हिंदू धर्म में हमारे जो जाति परिवर्तन जो पेशा परिवर्तन की जो बातें हैं वो अलाउ नहीं है। यानी कोई भी अगर मिला करके चले कि कोई भी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम हमारे समाज में क्या होता है कि शिक्षा देना और फिर क्या करना, पूजा पाठ कराना। तो ब्राह्मण का लड़का अगर कोई इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ता है तो वह धर्म माने जाति प्रथा को मानता है। अगर इससे वो विपरीत चलता है तो फिर वो उसी के आधार पर मतलब कि फिर वो जातिवाद का समर्थन नहीं किया तो उसके हिसाब से वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो वो जातिवाद का पोषक करने वाले ऐसा मानते हैं कि तुमको जिस जाति में जन्म लिया है उसी से आधारित पेशा तुमको करना होगा। अगर तुम उसमें दक्षता नहीं भी हो ना फिर भी तुमको वही करना है, भले उसके लिए तुमको भूखे मरने की नौबत ही क्यों ना हो, लेकिन करना तुमको वही होगा। ठीक है, 4वें पॉइंट में दिया हुआ है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है। ऐसा जाति प्रथा के पोषक यानी पालन करने वाले लोग मानते हैं कि जो परंपरागत पेशा होता है व्यक्ति उसमें दक्षता बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है या उसमें दक्षता उसको होती है, पहले से ही होती है। वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है, वह अपना कार्य जो है सफलतापूर्वक क्या कर लेता है, संपन्न कर लेता है। ऐसा जाति प्रथा के पोषक लोग मानते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है आगे पढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन है कि जाति के पक्ष में दिए गए तर्कों के आधार पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। यानी जातिवाद के जो पोषक है जो अपना तर्क देते हैं, पक्ष रखते हैं, उस पर लेखक को क्या क्या आपत्तियां आती हैं, क्या क्या उनको लगता है कि ये शायद सही नहीं है, ये सही होना नहीं चाहिए। ठीक है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई हैं। ठीक है, जो चिंतनीय है, यानी जो भी मैंने तर्क उठाया है वो काफ़ी मतलब विस्मित है, यानी वो सही नहीं लेखक की नज़र में लगता है। पहला पॉइंट क्या है कि लेखक की दृष्टि में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। बात सही है कि जाति प्रथा जो है दृष्टिकोण से, लेखक के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण ही है जिसके आधार पर एक गलत है, जो सभी कोई इस चीज़ को मान सकता है लेकिन जाति प्रथा के समर्थक के लोगों के अलावे। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। यानी जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है कि वो क्या करना चाहता है, वो चाह करके भी वो उस काम को नहीं कर सकता जो उसके हक में, उसके हिस्से में या उसके जाति के लोगों के बीच में ये काम नहीं आती है। समझ में आए बच्चों? आगे चलते हैं। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान नहीं होता इस जाति प्रथा में और ना ही कोई उसका महत्व होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो अपनी भावना, अपनी रुचि के आधार पर कोई काम चुनना चाहता है तो फिर वह जाति प्रथा के अनुरूप वह इस काम को नहीं कर सकता है। अगर उसको रुचि अगर उस काम में नहीं है या वह व्यक्तिगत उसकी भावना कहती है कि तुम ये काम करो तो फिर भी वह जातिवाद को मानते हुए वो इस काम को नहीं कर सकता। ये है जाति प्रथा की प्रमुख आपत्तियां लेखक की दृष्टि में। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। यानी लेखक का यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है क्योंकि श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है।
श्रमिकों का विभाजन है और श्रमिकों के बच्चों को अनिच्छा से अपनी बपौती काम करना पड़ता है, जो कि आधुनिक सभ्य समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई श्रमिक जिस काम में वो लगा रहता है, वो जिस काम को वो करता है, अगर उसके आने वाली पीढ़ी भी, ठीक है, आगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर ये दबाव नहीं रहता है कि तुम्हारा बाप दादा ने जो काम को किया है वो काम भी तुमको करना है। तो इस प्रकार से आधुनिक समाज, जो आज का जो परिवेश है हमारा, वो इस चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं मानता इन चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए हमारे भारतीय समाज में, ये आधुनिक समाज के लिए यह जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, यहाँ योग्यता काम कर जाती है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। 5वें नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण कैसे बनी हुई है। यानी जाति प्रथा जो है हमारे समाज में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण किस प्रकार से बनी। तो इस आंसर को बच्चों ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, इसमें आंसर इसमें दिया हुआ है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। अब जाति प्रथा के हिसाब से जो व्यक्ति जिस जाति और धर्म से संबंधित होता है, उसको उसी धर्म और जाति से संबंधित कार्य को करने पड़ते हैं, ठीक है। और ऐसा जाति प्रथा के अनुरूप होता है, भले ही वो पेशा अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त होने के कारण उसे भूखे क्यों ना मरना पड़े। बातें समझ रहे हैं बच्चों। यानी भले वह उस काम में उसको दक्षता ना प्राप्त हो क्यों ना, ठीक है, उसका मन उस काम में नहीं भी लगे तो भी वह उस काम को करना पड़ेगा। और जब भी हम किसी काम को करते हैं, अगर हमारा मन उस काम में नहीं लगता तो जाहिर सी बात है कि हम उस काम को बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते हैं। और वैसे ही स्थिति में जब काम बढ़िया नहीं होगा तो हमारा रोजी रोटी नहीं चल पाएगा, रोजी रोटी नहीं चल पाएगा तो फिर हमें भूखे मरने की नौबत आ ही जाएगी। इसमें कोई दुम्मत की बात नहीं है, ठीक है। आधुनिक युग में तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन के कारण आए दिन नए नए टेक्निकल जो प्रौद्योगिकी है उसका विकास हो रहा है, नए नए मतलब उद्योग धंधे की स्थापित हो रही है। और उसके चलते अकस्मात कंपनियों में बाहर जो लोग काम करते हैं वहाँ पे अचानक परिवर्तन आ जाता है। अब उस परिवर्तन में कंपनी क्या करती है, या तो लोगों को कंपनी से बाहर कर देती है या वैसे लोगों को ही कंपनी में रखती है जो उस पेशे में दक्ष हो, अर्थात उसके पास प्रशिक्षण का डिग्री हो तो वो उस काम को कर सकता है। तो वैसे परिवेश में जो लोग शिक्षित नहीं है, जो लोग को इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर वो उसे मनुष्य को पेशा बदलना पड़ता है। किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को परंपरागत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता जो कि पैतृक पेशा ना हो। अर्थात हमारे हिंदू समाज में, भारत की जो हिंदू समाज है, वहाँ की परंपरागत जो परिस्थितियाँ हैं वो ये अनुमति नहीं देता कि तुम जिस परिवेश में जी रहे हो उस परिवेश से रिलेटेड ही तुमको मतलब काम करना है। ऐसा प्रतिबंधिता देखने को मिलती है हमें जाति प्रथा में। समझ में आया बच्चों, ठीक है। और इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न दे करके जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण क्या हुई है, बनी हुई है। समझ में आया बच्चों। तो इस प्रकार से भारतीय जो समाज है और भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण क्या हुई है, जाति प्रथा बनी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन को हमने समझ चुके हैं हम बच्चे। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठे क्वेश्चन में क्या है कि लेखक आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों मानता है। यानी लेखक की दृष्टि में आज उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानता है, ऐसा कौन सी समस्या है जो गरीबी और उत्पीड़न से भी बढ़कर क्या हो जाती है, ठीक है। तो लेखक के अनुसार लेखक आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है, क्योंकि हमारे समाज में जो जाति प्रथा की जो व्यवस्था है ना, लोगों को अपांग बनाने के लिए विवश कर देती है। समझ में आया बच्चों, ठीक है। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है, जाति प्रथा में पेशा चुनने की अनुमति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो जन्म लेता है उसी समय उसके साथ वो पेशा उसके साथ जुड़ जाता है, इसलिए जब भी वो जाति प्रथा के अनुकूल वो काम करता है तो वो उसको वही काम करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। और इस प्रकार से मनुष्य को व्यक्तिगत भावना
तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता। यानी व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का उसके अंदरूनी माने उसके मन में कोई भी क्या नहीं होता, मतलब ये समझ लो कि कोई भी विशेष उसके अंदर स्थान नहीं होता है कि अगर वो व्यक्ति अगर कोई दूसरा काम भी करना चाहे ना, तो जातीय प्रथा में जो जकड़ा हुआ व्यक्ति है कभी भी उस काम को नहीं कर सकता। समझे बच्चों? मजबूरी बस जहाँ काम करने वाले का ना दिल लगता है और ना ही दिमाग, वैसे स्थिति में कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है वो व्यक्ति? समझ रहे हैं ना बच्चों? यानी जिस काम में हमारी रुचि नहीं है तो फिर हम वहाँ पर मन से काम नहीं कर सकते हैं, और जब मन से हम काम नहीं करेंगे बच्चों तो फिर हमें कैसे वहाँ सफलता प्राप्त हो सकती है? ठीक है, तो ये चीज़ है, और अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अतः स्पष्ट रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? एक हानिकारक प्रथा। समझे बच्चों? तो ये चीज हो गई। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लेखक ने पाठ में किन किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, यानी वो कौन कौन सा पॉइंट है जहां पे जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो जाता है और आपस में ऊंच नीच की भावना भी क्या हो जाती है? विद्यमान हो जाती है। जाति प्रथा के कारण ही अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है। और पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जाति प्रथा के कारण श्रमिकों में अस्वाभाविक विभाजन हो जाता है। ना चाहते हुए भी श्रमिकों के बीच ऊंच नीच का जो दीवार होता है वो खड़ी हो जाती है। और जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से भी, यानी मनुष्य नहीं चाहता है, व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम पुश्तैनी पेशा को अपनाएं, पर फिर भी उसको उस पेशा को क्या करना पड़ता है? अपनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मजबूरी होती है। और सबसे पहला रीजन ये होता है कि वह जाति प्रथा के जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है वो व्यक्ति। ठीक है ना, उसको समाज का भय होता है, उसको अपनी जाति के लोगों का भय होता है कि अगर हम उस जाति से निकल करके कोई दूसरा अदर कार्य करते हैं तो फिर हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, ये डर उसके अंदर बसा हुआ रहता है। ठीक है ना बच्चों, तो जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता और इस प्रकार से मनुष्य पूर्ण रूप से उस चीज का उपयोग नहीं कर पाता जो उसके अंदर क्षमता है, जो समर्थता है, वो कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो जाति प्रथा की आड़ में उसकी सारी क्षमता है जो दब जाती है। और इस प्रकार से आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा क्या है? बाधक है। अर्थात जो चीज वो कर सकता है फिर भी वो जाति प्रथा की आड़ में क्या कर सकता है? वो नहीं पूरा कर सकता। समझे बच्चों? ठीक है, तो फिर आगे 8वीं नंबर क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, ठीक है, लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? अब लेखक यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तो उन्होंने जाति प्रथा को गलत माना है, तो फिर उनके नज़र में एक सच्चा लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? ये तो लेखक को बताना फर्ज बनता है ना कि जब हमने किसी चीज़ को समाज से बच के रहने की कोशिश किया तो फिर एक अच्छे परिवेश का रचना कैसे हो सकता है? ये बताना भी जो बाइकआउट करने वाले व्यक्ति हो उसका बताना सबसे बड़ा धर्म होता है। ठीक है ना, तो उनके हिसाब से सच्चे लोकतंत्र किस प्रकार का होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? ठीक है, तो यहाँ पे किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो सच्चे लोकतंत्र के लिए, ठीक है ना, समाज में स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए और भ्रातृत्व की भावना की वृद्धि भी होनी चाहिए। अब समझने की बात है कि अगर हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ अगर हमको स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है, भ्रातृत्व की भावना नहीं है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसा? और वहाँ पे हमारे रहने का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, और 2 नंबर में दिया हुआ है कि समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित होती रहे। यानी लेखक का मानना है कि समाज में एक छोर से दूसरे तरफ तक, ठीक है ना, यानी एक उदाहरण बराबर सा देख लीजिए जो हम बता रहे हैं आपको। यानी एक थाली है जिसमें पानी हम रख देते हैं और वो पानी उसके हर एक क्षैतिज पे बराबर मात्रा में फैल जाना चाहिए।
ठीक उसी प्रकार से हमारी समाज में भी विकास की जो धारा है उसी प्रकार से चारों तरफ क्या होनी चाहिए, फैलनी चाहिए। समझ गया बच्चों? ठीक है, तो एक छोर से दूसरे यानी उस परिवेश से समाज का कोई भी कोना वंचित न रहे, ऐसा लोकतांत्रिक समाज होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तीसरे तरफ चलते हैं। समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। जहां समाज का जो गठित समूह है वहां सभी के हित को ध्यान में रख करके उसमें भी मतलब हितों का जहां तक बात होती है उसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए और सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग भी होना चाहिए। जिन चीज़ों से हमारे समाज का उत्थान होने वाला है हमारा फर्ज बनता है कि सभी कोई मिल करके उसकी रक्षा के प्रति हम सजग रहें, रखें अपने आप को। समझ गए बच्चों? चौथा पॉइंट कहता है कि सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन हैं। यानी हमारे सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन हैं और अवसर भी उपलब्ध होने चाहिए। समझ गए बच्चों? यानी ऐसा माने अवसर होना चाहिए जिसमें सभी को समान अवसर मिले कि सभी अपने विकास की धारा को निरंतर आगे बढ़ा सके, जहां ऊंच नीच भेदभाव जैसी कोई व्यवस्था देखने को ना मिले। समझे बच्चों? अब आगे आता है 5 नंबर पॉइंट में कि दूध और पानी के मिश्रण की तरफ भाईचारा भी होना चाहिए। ठीक है ना? और दूध और पानी का मिश्रण ही क्यों बच्चों? दूध और पानी का मिश्रण का ही क्यों उदाहरण लिया गया यहाँ पे? क्योंकि दूध और पानी का मिश्रण एक ऐसी मिश्रण है जब दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो फिर एक दूसरे को अलग कर पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। हम ये नहीं पहचान कर पाते हैं कि दूध कौन है और पानी कौन है। समझ गए बच्चों? इसी तरह हमारे समाज में भाईचारा का भी स्वरूप होना चाहिए। समझ गए? और इन्हीं गुणों या विशेषताओं से युक्त यह तंत्र का नाम ही लोकतंत्र है। समझे? अर्थात इस प्रकार के गुणों से वशीभूत जो लोकतंत्र है वही लोकतंत्र हमारे लिए क्या है, सबसे प्यारा लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी ना तो कृपया थोड़ा अंगूठा भी दबा दिया करें। ओके, बाय, थैंक यू, लव यू।